हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग लूज स्मर्ट ऑफ वीट करने वाले हैं हमारे क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट वाले हमारे सब्जेक्ट के। हमारी ये थर्ड डिजीज़ की मैनेजमेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लूज स्मर्ट ऑफ वीट। इससे जो है यूस्टेल्गो, पहले नूडा ट्राइटिकम कहा जाता था, बट अब ये वर्ड जो है यूज़ नहीं किया जाता है, तो इट्स यूस्टेल्गो ट्राइटिकी। ठीक है, ट्राइटिसी भी बोलते हैं। ये देखिए, जब आपके फील्ड में लूज मट हुआ होगा तो जो आपका वीट का है ग्रेन वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की। तो लूज मट जो है ये सब वन ऑफ द मेजर डिजीज़ है वीट की। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डिजीज़ है। इसका पेंडेमिक हुआ था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में इन 1970 to 75। ठीक है, नॉर्दर्न साइड में जो है इसका ज़्यादा अटैक देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू साउदर्न पार्ट्स। अगर आप ओवरऑल बात करते हैं ना कि कंट्री में, तो 1 to 3% यील्ड लॉस इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? लूज मट की वजह से। इवन जो हमारी वेराइटी है ना, रेजिस्टेंट वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी सोनालिका, उसमें भी इसका इंसिडेंस 5 to 6% देखा जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स की। किसके सिम्टम्स क्या है जो अपीयर होते हैं? तो इसके सिम्टम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, कि इसके सिम्टम्स जो है वो ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंस ऑफ पैनिकल शो होते हैं। जब पैनिकल का इमरजेंस होने लगता है तभी इसके सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। ठीक, इसके जो स्पाइकलेट्स होते हैं जितने भी पैनिकल के, वो धीरे धीरे ब्लैक कलर के पाउडरी स्पोर्स में कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है, उसमें पाउडरी स्पोर्स होने लगता है। आपका जो इन्फेक्टेड प्लांट है ना, उसका पेनिकल ज़्यादा जल्दी इमर्ज होगा, इमर्जेंस उसकी ज़्यादा जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू हेल्दी प्लांट जो आपका इन्फेक्टेड है उसकी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड पेनिकल्स इमर्ज 2 day अर्लियर देन हेल्दी प्लांट्स। और जो स्पोर्स हैं वो कुछ मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, जो सिल्वरी कलर का होता है। ये थिन मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे रप्चर्ड हो जाता है, और जितना उसमें जो ब्लैक स्पोर्स थे ना, मास, वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं, और फिर विंड के थ्रू इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और सेकेंडरी आप कह सकते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो इन्फेक्टेड प्लांट है उससे हेल्दी प्लांट में जाते हैं। तो इस पेज में हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहला इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें हमने देखा कि इसका पेंडेमिक कैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के साइड में था, और इसका इंसिडेंट नॉर्थन साइड में ज़्यादा होता है। कंट्री में 2 to 3% यील्ड और इसकी वजह से होता है। और इवन सोनालिका वैरायटी जो है हमारी हाइब्रिड, उसमें भी 5 से 6% इसकी वजह, इसका इंसिडेंस देखने मिलता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ये हमें तभी दिखेगा जब पेनिकल का इमरजेंस होने वाला होगा, उस टाइम पे ही ये सिम्टम्स शो होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट्स कि इसके जो पेनिकल्स के जो उसमें स्पाइक्स होते हैं वो धीरे धीरे ब्लैक पाउडरी स्पोर से कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि वो जो है ना, जो स्पोर्स हैं वो एक ब्लैक कलर के मेम्ब्रेन से, सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता है, तो वो रप्चर कर जाता है, और फिर वो पूरा स्पोर्स जो है एक्सपोज हो जाता है। और चौथा पॉइंट, फिर वो ईजिली विंड के थ्रू एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट को पास चला जाता है और उसे इन्फेक्ट करता है। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेनिकल हो जाएगा आफ्टर द डिजीज ऑफ लूज मट। फिर हम बात करते हैं इसके पैथोजन की। तो इसके पैथोजन को स्टार्ट करने पहले कुछ पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कि जो है इंटरनल सीड बोर्न डिजीज़ है, मतलब इसमें सीड के अंदर डिजीज़ हो जाता है। जो फंगस का माइसीलियम है ना, वो डिजीज़ के एम्ब्रियो के अंदर जाके रहता है डोरमेंसी के स्टेज में। जब तक आप सीड को ग्रो नहीं करेंगे, मतलब जर्मिनेट नहीं करेंगे, तब तक वो उसी में छिपा रहेगा। और जैसे ही वो जर्मिनेट होगा तब धीरे धीरे वो पूरे प्लांट्स में फैलना स्टार्ट करेगा, और जब उसका पेनिकल का इमरजेंस होगा तब उसके सिम्टम्स जो हैं वो शो होने लगेंगे, तब वो आपके पूरे प्लांट को ख़राब करने लगेगा। ठीक है, तो मेनली ये सीड बोर्न डिजीज़ है। कौन सा? वो भी इंटरनली। दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने क्या बात करी कि आपका अगर सीड है तो सीड के एम्ब्रियो के अंदर आपका इसका माइसीलियम बनेगा, और वहीं अगर एक्सटर्नल है तो सीड का जो सीड कोट होता है ना, उसके पास आपको इसका माइसीलियम फंगस का देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसके पैथोजन की। तो क्लेमाइडोस्पोर्स ऑफ फंगस, वो जो है पेल ऑलिव ब्राउन स्फेरिकल टू ओवल शेप के होते हैं। ये स्मर जो है जर्मिनेट करते हैं
और प्रोड्यूस करते हैं प्रोमाइसीलियम। फिर ये प्रोमाइसीलियम के जो सेल हैं ये एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे और एक जर्म ट्यूब बनाते हैं। ठीक, वो जर्म ट्यूब जो है वो एंटर करता है ओवरी में, और वहाँ पे इम्ब्रियो के अंदर मैंने भी आपको बताया ना कि माइसीलियम जो इसका माइसीलियम है, हाइलिन माइसीलियम, उस वो माइसीलियम धीरे धीरे हाइफे और माइसीलियम वगैरह, हाइफे का नेटवर्क माइसीलियम होता है, तो वो माइसीलियम जो है वो आपका चला जाता है एम्ब्रियो के अंदर और वहाँ वो डॉर्मेंट स्टेज पे रहेगा जब तक कि आप सीड का जर्मिनेशन नहीं कर देते। पैथोजन के अब साइकिल पढ़ते हैं कि किस तरीके से डिजीज़ जो है फैलता है, पूरा इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीड बोर्ड डिजीज़ एंड इज सिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक होता है, मतलब पूरे सिस्टम में वेस्कुलर बंडल में अच्छे से अपने आप को कोप अप कर लेता है, उसके पूरे सिस्टम को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है। और ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये इंटरनल है। ठीक, इंटरनल लूस मर्ट जो है बार्ले और वीट में देखा जाता है, वही सॉर्गम में अगर लूस मर्ट है तो वो एक्सटर्नल होता है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक, जो इस पीपीटी में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं द फंगस इज कैरिड ओवर इन सीड एज अ डॉर्मेंट माइसीलियम। डॉर्मेंट माइसीलियम की तरह वो सीड के अंदर था। जैसे ही आपने सीड को प्लांट किया और वो जर्मिनेट हुआ तो माइसीलियम आपका एक्टिव हो गया। अब वो प्लांट में पूरा अच्छे से ग्रो करने लगेगा, और जब आपका पेनिकल प्रोड्यूस होगा तो माइसीलियम जो है वो एकदम वहाँ पे मास में पहुँच जाएगा आपके पेनिकल के पास, और ब्लैक ब्लैक स्मर्ट स्पोर्स फॉर्म करने लगेगा। ठीक, इसमें यही सब चीज़ लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सेकेंडरी स्प्रेड अकर थ्रू विंड बोर्न, वही मैंने फिर बताया कि विंड के थ्रू आपका सेकेंडरी स्प्रेड होता है। द स्पोरेडिया इन्फेक्ट, स्पोरेडिया जो है वो अच्छे प्लांट्स को इफेक्ट करती है और धीरे धीरे पूरा जो आपका फील्ड है उसको बर्बाद कर देती है। ये इसका साइकिल है। उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका माइसीलियम बनता है। ठीक, माइसीलियम से माइसीलियम धीरे धीरे आपका गेट कन्वर्टेड इनटू टीलियोस्पोर्स एंड दैट द टीलियोस्पोर्स फॉर्म बेसिडियम। बेसिडियम क्या होता है, तो बेसिडियम बेसिकली कप्स होते हैं जिसके अंदर आपका बेसिडियोस्पोर बनता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे आपका बेसिडियोस्पोर नहीं बनेगा, सिर्फ बेसिडियम बनता है जो कि आगे जाके फॉर्म करता है हाइफे। ठीक, हाइफे माइसीलियम फॉर्म करता है जो कि पहले तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, देन दे कन्वर्टेड इनटू डाइकैरियन, और फिर आपका ये साइकिल कंप्लीट चलता रहता है। सबसे पहले आपका माइसीलियम होगा जो कि टीलोस्पोर्स में कन्वर्ट होगा, जो फॉर्म करेगा बेसिडियम, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स नहीं होंगे। ये बेसिडियम जो है वो कन्वर्ट करेगा हाइफे में, माइसीलियम हाइफे में कन्वर्ट होता है जो कि पहले यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे और फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम आपका बन जाता है, और इस तरीके से आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए, इन्फेक्टेड से पहले हेल्दी प्लांट के अंदर चला गया, यहाँ पे ये उसके सीड्स में स्पोर्स जो है उसमें जर्मिनेट कर रहे हैं, एम्ब्रियो के अंदर होगा। जैसे जैसे सीड जो है जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, आपका डिजीज ग्रेन जो है वो भी अपने आप फंक्शन अच्छे से करने लगेगा। पूरे ग्रोइंग प्लांट के अंदर वो अपने आप को ग्रो करने लगेगा प्लांट के साथ साथ, और जैसे उसका पेनिकल आएगा ये अपना इन्फेक्शन सिम्टम्स शो करने लगेगा, और फिर ये एकदम ब्लैक स्पोर्स फॉर्म कर देगा और वो फटेगा और जो आसपास हेल्दी प्लांट होंगे उनको भी इन्फेक्ट कर देगा। ठीक, ये था इसका लाइफ साइकिल। अब हमने इसका पूरा सिम्टम्स, लाइफ साइकिल, डिजीज सब कुछ देख लिया, तो अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहला तो बेस्ट चीज़ होता है कि आप ग्रो करें रेजिस्टेंट वेराइटी, जैसे कि कल्याण सोना या फिर PV18 या HD450। ठीक, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हॉट ट्रीटमेंट है। रुकिए, पेन लेते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं कि ये हॉट है, टी है। ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट जिसे जेंसन ने डिस्कवर किया था 1908 में। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम अपनी सीड को जो है ना उसे वाटर में सोक करते हैं 4 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको पहले कोल्ड वाटर में, एकदम चिल्ड वाटर जो होता है ना उस टाइप का कोल्ड वाटर में 4 घंटे के लिए सीड को छोड़ देते हैं, और फिर उसको निकाल के हॉट वाटर में, हॉट वाटर कितना, तो उसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस और इन 132 इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट में उसको डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उस शीट को निकालते हैं, सीड को सॉरी, और उसे सन में नहीं शेड के अंदर उसको ड्राई होने देते हैं कि उसका मॉइस्चर जो भी एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है आपका, सोलर ट्रीटमेंट होता है। ठीक, सोलर सीड ट्रीटमेंट ये लूथर और सतार ने डिस्कवर किया था 1934 में। इसमें हम सीड को नॉर्मल पानी में 4 घंटे के लिए सोक करते हैं और फिर उसे एकदम हॉट सन में 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, और मतलब रख देते हैं नॉर्मली। ये उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे जो समर टेम्परेचर जो है
वो आपका 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है, उन एरिया में ये किया जाता है। नहीं तो मेनली आपका वो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट जो है आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट वो किया जाता है। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एनारोबिक सीड ट्रीटमेंट। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हम ऑक्सीजन की कमी कराने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीड को सोक करते हैं 2 to 4 आवर्स वाटर में, ठीक है, 60 से 70 फ़ारेनहाइट के आसपास। और उसके बाद उस सीड को जो है हम मॉइस्ट सीड को एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देते हैं, ठीक। उसको एकदम एयर टाइट कंटेनर की जगह जहाँ पे उसे ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड ना हो सके। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा वो सीड, लेकिन उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं इसके वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। 65 से 70 आवर्स के लिए रखते हैं और उसके बाद सीड को निकाल के ड्राई कर लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वीटावैक्स 0.2% या फिर बेंटेट 20.2%, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। मोस्टली लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस वेराइटी ग्रो कर लेते हैं। कल्याण सोना इज़ वेरी फेमस फॉर दिस, ठीक। तो इतना था आपके लूज स्मर्ट ऑफ वीट में। आगे फिर हम इसका कंटिन्यू करेंगे, करनाल बंट और एक दो और हैं वो। और अब ना हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा खरीफ क्रॉप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, एक दो छोटे मोटे बच्चे हैं उनको हम कवर करेंगे। और अब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी अभी स्टार्टिंग में जैसे बीएससी स्टार्ट करने वाले हैं उन स्टूडेंट में फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में प्लांट फिजियोलॉजी आ जाता है। तो जिनके पास बायो थी उनके लिए तो एकदम चिलनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगेगा कि बायो ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल होगा, ट्रांसपोर्ट मिनरल नहीं होगा, और रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारे चैप्टर्स होते हैं उसमें। प्लांट हार्मोन, प्लांट ग्रोथ मतलब प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन डेवलपमेंट्स, ये वाले चैप्टर्स होते हैं। तो उनके लिए तो मिनरल एंड न्यूट्रिशंस ये सब बायो वालों के लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि लास्ट का प्लांट फिजियो उन्होंने पढ़ा ही होता है, स्पेसिफिकली उनके लिए जिन्होंने नीट की तैयारी की है। लेकिन जो नॉन बायो स्टूडेंट बीएससी लेते हैं उनको इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम एकदम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्टिंग सेमेस्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। स्टार्टिंग क्या, एंडिंग सेमेस्टर के लिए भी ये टॉपिक्स तो रहते ही हैं, और एकदम साफ साफ क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल वगैरह से, ग्लाइकोलिसिस से, तो उसको कवर करेंगे, ठीक। और फिर आगे जाते हुए हम लोग पहले 12th वाला जो बेसिक है ना वो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, ये दोनों भी इसमें करेंगे कोशिश इसी में कवर करने की, और फिर आगे आगे जाते जाते अच्छे से उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।